देखो अगर मैं इनके आउटकम्स की बात करूँ तो जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आउटकम है वो क्या है, ये। अब ओवरऑल पहले ना कोई चैप्टर समझ लो कि इस चैप्टर में है क्या क्या। इसमें आपको ये पूछा गया है कि हमने डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा प्रमोट किया कि डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या क्या हैं। अब इसमें आते कैसे हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन इस बार चांस है कि 5 मार्क का इसी में से आए। ये लास्ट चैप्टर है, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। क्या रीज़न है इससे पूछने का? एक सिंपल सा लॉजिक है कि इस चैप्टर में आप बाकी के जो चैप्टर्स पढ़े हैं ना अपने, वो भी एग्जाम्पल डाल सकते हो। आपने बेल्जियम पढ़ा है, श्रीलंका पढ़ा है ना, इंडिया का फेडरलिज्म पढ़ा है, लोकल गवर्नमेंट पढ़ी है, वो सारे एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं रेलिवेंट होके इसके साथ बिल्कुल फिट बैठेंगे। समझ रहे हो? तो इट्स लाइक अ समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स दैट यू हैव डन इन 9th एंड 10th क्लास। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरी चीज़, इसमें आपसे ये पूछा है कि भाई डेमोक्रेसी के आउटकम क्या क्या है। अब आपको लगता है कि सारे आउटकम पॉजिटिव ही होंगे? डेमोक्रेसी के जो आउटकम है कि डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे होती है, तो वहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। आपको दोनों ही चीज़ें बैलेंस करके बतानी है। समझ गए? अब इसमें इन्होंने 4 to 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें आपको इंडिविजुअली अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है। या तो ये क्या करेंगे, एक ही पॉइंट उठा के उसी पे 5 मार्क का क्वेश्चन डाल देंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि टोटल बता दोगे कि डेमोक्रेसी के क्या फ़ायदे हैं, तो उसमें वो जो आपने 5 पॉइंट्स अलग अलग पढ़े हैं उनको शॉर्ट में डालना है। समझ गए? तो आपको दोनों तरह से आना चाहिए कि यू कैन इलैबोरेट ईच एंड एवरी पॉइंट, और अगर ये सारा इकट्ठा पूछ लिया तो वो 5 पॉइंट्स शॉर्ट में हम बता दोगे। समझ गए? तो जो उसमें से पहला पॉइंट है वो कौन सा है कि डेमोक्रेसी हमें देती है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट। कैसे गवर्नमेंट देती है? अब ये 3 वर्ड्स अगर तुमने समझ लिए तो इट्स डन। कैसे? कि सबसे पहले देखो अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल। जो कि भाई एक बार गवर्नमेंट ने आपकी जिम्मेदारी ले ली तो गवर्नमेंट को आपके लिए काम करना ही पड़ेगा, है ना। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है अकाउंटेबिलिटी का, कि जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना जब आया था 2020 में, पूरे वर्ल्ड में आया था, बट क्या गवर्नमेंट ने उस समय जिम्मेदारी ली थी? क्या किया था उन्होंने हमारे लिए? वैक्सीनेशन, है ना, सब कुछ हमें प्रोवाइड करी। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी प्रोवाइड कराए, एंड बहुत जगह इवन जो लोग काम नहीं कर पे नहीं जा पा रहे थे वर्कर्स, उनके लिए खाना अरेंज कराया, शेल्टर होम्स अरेंज कराए। तो इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। 9th में आपने पढ़ा था कि चाइना में भी फैमिन आया था, एक बार सूखा पड़ गया था, पानी नहीं था लोगों के लिए, और मतलब खाने के लिए नहीं था कुछ, है ना, बीमार पड़ रहे थे लोग, मर रहे थे। इंडिया में भी आया था 1943 में। लेकिन फर्क क्या था दोनों में, चाइना और इंडिया वाले फैमिली में? हमारे यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, यस, मोर अकाउंटेबल थे और डेथ रेट कम था। तो इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि ऐसी जो गवर्नमेंट होती है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उन्हें पता है हमें दोबारा भी आना है, 5 साल बाद दोबारा भी हमें चुना जाए। अब कब चुनेंगे लोग उनको? जब आप काम करोगे, है ना, जब काम करोगे। ये एक बेसिक सा लॉजिक है ना। तो डेमोक्रेसी कोई ऐसा नहीं कि डेमोक्रेटिक लीडर्स को भगवान होते हैं, उनका भी अपना मोटिव है। तो दिस इज अकाउंटेबिलिटी। समझ आ गया? आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को चूज कर रहे हो। दूसरा पॉइंट रिस्पॉन्सिव। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिव दोनों अलग अलग हैं, इसको मिक्स मत करना। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? जो रिस्पॉन्ड करती है। अब जैसे तुम मुझसे कुछ कह रहे हो, है ना, और मैं तुम्हारी बात ही ना सुनूं, इग्नोर कर दूं, तुम कह रहे हो कि नहीं मैम हमें तो ये नहीं पढ़ना, हमें कुछ और पढ़ना है, मैं कह रही हूँ नहीं मैं तो यही पढ़ाऊंगी, लाइक दैट। तो कैन यू कॉल इट अ डेमोक्रेटिक वे? मैं तो डिक्टेटर बन गई हूँ कि भाई मुझे तो ये पढ़ाना है, मैं तो यही पढ़ाऊंगी। जैसे तुम एग्जाम में ना, भाई हम तो ये पढ़ के आए हैं तो ये लिख के आएंगे एग्जाम में, या वो लिखोगे जो एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है ना। मुझे तो यही आता है, मैं तो ट्रीटी ऑफ वियना ही पढ़ के आया हूँ, तो मैं तो ट्रीटी ऑफ वियना ही लिखूंगा, है ना। ऐसे नहीं हो सकता। तो आपको वो लिखना पड़ेगा एग्जाम में जो पूछा है। सिमिलरली यहाँ पे गवर्नमेंट को वो काम करने हैं जो लोग चाहते हैं। क्या गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर सकती है? नहीं। अगर लोग उसे अपोज करते हैं तो गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। किसको रिस्पॉन्ड करती है? टू देयर नीड्स एंड डिमांड्स। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव किस चीज़ के लिए है? बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि लोगों की नीड्स और डिमांड्स के लिए, कि भाई जो उनको चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे हो तो फिर अगले बार नहीं आओगे, 5 साल तो जेल लेंगे तुम्हें, पर उसके बाद नहीं लेके आएंगे दोबारा से काम। इज दैट क्लियर? किसानों ने अभी कितने सारे वो किए थे, आपको याद है? दिल्ली और ये हरियाणा वाले बॉर्डर पे कितने किसान बैठ गए थे ना, तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ा,
अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी। प्रेशर ग्रुप्स पढ़े हैं आपने फर्स्ट चैप्टर में पावर चेन में कि प्रेशर ग्रुप्स गवर्नमेंट को अफेक्ट करते हैं। आज के टाइम में बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, है ना, चाहे वो टाटा है, बिरला है, इवन अदानी ग्रुप सुना होगा आपने, ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। फार्मर्स का ग्रुप प्रेशर करता है एंड दिस प्रेशर गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड करने पे। ये अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो तो डिक्टेटरशिप हो, जैसे हिटलर था, ये सुनते लोगों की कुछ नहीं सुनेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। उन्होंने अपनी पॉलिसीज ही याद है आपने कलेक्टिवाइजेशन पढ़ा था स्टालिन का, 10th का ही नहीं याद, 9th का तो याद है स्टालिन, हाँ स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन पढ़ा था। उसने कहा था अपनी ज़मीनें दे दो हमें और हम एक लार्ज स्केल पे खेती करेंगे। अब लोग क्यों देंगे अपनी ज़मीनें, पर देनी पड़ी उन्हें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर ये वाली गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की सुनती है, लोगों के हिसाब से काम करती है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। सो राइट डाउन एग्जाम्पल्स, ये पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ये सारे बुक के पॉइंट्स हैं, बट आप इसको अपने हिसाब से ऐसे भी समझा दोगे तो भी चलेगा, इट्स फाइन। अब तीसरा देखो, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी गवर्नमेंट होती है कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मन कर रहा मैं इसको प्राइम मिनिस्टर बना दूं या इसको सीएम बना दूं, ऐसे नहीं होता। आपके एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होती है ना, वोटिंग सिस्टम होगा, लोग चूज करेंगे, उसका भी एक पूरा पैटर्न है, पूरा एक इलेक्शन कमीशन होता है, उसके रूल्स लॉज फॉलो होते हैं, तब जाके वो गवर्नमेंट बनती है। सो इट्स अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ऐसे नहीं है कि आपने हवा में से उठा के किसी को भी लीडर बना दिया, एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर चूजिंग देयर लीडर्स, और ये जो गवर्नमेंट है ये लॉफुली इलेक्ट होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं मोस्टली। सो ये आपके हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। तो ये है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं वो एनालिटिकल आते हैं, आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। एक तो और एक बुक के भी पॉइंट्स जो मैं बता देती हूँ। एक तो इसमें डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस होते हैं। आपको पता है कि आपने 9th में भी पढ़ा था कि जो भी डिसीजंस लॉज बनाए जाते हैं उन्हें पूरा डिस्कस किया जाता है। उसमें से जब 2/3 अग्री होते हैं प्रेजेंट मेंबर्स में से सारे एमपी मिलके, तो ही वो पास होगा, और फिर डायरेक्टली लॉ नहीं बनेगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा वाले उसको अप्रूव करेंगे, वहाँ पे भी 2/3 अग्री होंगे, फिर उसके बाद एक कमेटी बनेगी, ठीक है, वो कमेटी रिसर्च करेगी, सारा रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर उसमें चेंजेस होंगे, फिर डिस्कशन होगा, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिलेगा। प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो भी होती है, हो सकता है वो दे ना, डिसीजन ही ना दे, वो उसको पॉकेट में रख ले डिसीजन को, समझ रहे हो, उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। सब कुछ आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो वो भी उसके बाद डिसीजन में टाइम लगाएगा, इमीडिएटली नहीं देगा, फिर उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब वो लॉ बनता है। ये लॉन्ग प्रोसीजर है। और वही अगर डिक्टेटर हो, हिटलर हो, या फ्रांस में कौन था हिटलर, फ्रांस में कौन था, नेपोलियन, है ना। तो नेपोलियन पूछता था लोगों से, कितना डिस्कशन करता था पार्लियामेंट में, उसको तो जो डिसीजन लेना है फटाफट ले लिया, है ना। तो ये फर्क होता है। और ऐसा डिसीजन कैसा होगा, हमेशा इफेक्टिव और एक्सेप्टेबल, है ना। घर वाले सीधा अपना घर पे दाल मखनी और सिंपल रोटी मंगा लें और तुम्हें पिज्ज़ा खाना है, तो क्या उनका डिसीजन तुम्हें अच्छा लगेगा, नहीं। लेकिन जब सबसे पूछ के सबकी पसंद से जब चीज़ें मंगाई जाएंगी घर में, तो आई थिंक वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा और ज़्यादा इफेक्ट। हाँ, मेजॉरिटी विंस, वो बात ठीक है, लेकिन आप पूछो तो सही। बट अगर सबका ऑप्शन रखे जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाती है ना, किसका हाँ, नुकसान भी है, एग्जैक्टली, ये नुकसान भी है। अगर एक कह रहा पिज्ज़ा खाना है, एक कह रहा मुझे चाइनीज़ खाना है, वही इसमें भी होता है, सेम थिंग, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। तो कई बार ये भी अच्छा रहता है कि एक ही बंदा डिसीजन ले। जैसे अरब कंट्रीज है, दुबई वगैरह है, दुबई इज़ वन ऑफ दी एमिरेट्स, है ना, 7 एमिरेट्स में से एक है, तो वहाँ पे राजा है, वो डिसीजन लेते हैं, वहाँ पे इतनी डेमोक्रेसी नहीं है। अब वहाँ की प्रोग्रेस देख लो आप कितनी हो रही है। हमारे यहाँ पे तो डिसीजन मेकिंग में ही इतना टाइम लग जाता है। तो अगर नेगेटिव पूछेंगे तो इसी को नेगेटिव बना दो, इसका नुकसान भी है। नेगेटिव, अगर नेगेटिव आउटकम पूछा तो इसी को ही नेगेटिव भी बना दो, पर ये पॉजिटिव भी है। मुझे तो सही लगता है कि अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है घर में तो मुझसे भी पूछा जाए, है ना। या जब मैं कोई डिसीजन लेती हूँ तो आई आस्क एवरीबडी, तो वो ज़्यादा बेटर और इफेक्टिव होता है। रिमेंबर दैट। हमारे पास आरटीआई का भी एक वो है, राइट है हमारे पास, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पता है आपको। इसमें ये होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको आरटीआई फाइल करनी है
और वो आपको जैसे ये कोई ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, या जैसे अभी कॉमनवेल्थ हुए थे इंडिया दिल्ली में बहुत सालों पहले, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कितना पैसा खर्च हुआ वो गवर्नमेंट को आपको देनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी। मतलब तो हमें गवर्नमेंट से ये हक है इन्फॉर्मेशन मांगने का। डिसीजन मेकिंग में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं कई बार। कैसे करते हैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट? हाँ, इलेक्शन एक तरह से अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करके, है ना। तो हमारी डिसीजन मेकिंग कई बार हमारे एमपीज एमएलए जाते हैं ना हमारे एरिया के, इस तरह से। और लोकल लेवल पे तो हम खुद भी जाते हैं, ग्राम सभा वगैरह याद है आपको? ग्राम सभा में तो लोग खुद ही अपना बजट वगैरह बनाते हैं, तो ये डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। तो डिसीजन मेकिंग में भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे पास अपने रूलर्स चूज करने का हक है, उन्हें हटाने का हक है। दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। नेगेटिव क्या है कि सबको चांस नहीं मिलता है। अगर मैं कहूँ जाके कि मुझे पार्टी में टिकट दे दो, तो आपको लगता है मुझे टिकट मिल जाएगी? नहीं मिलती। किसको मिलती है? पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ा था ना, फैमिली मेंबर डायनेस्टिक सक्सेशन। भाई अगर मेरे पापा सीएम हैं तो मुझे टिकट मिल जाएगी, और भैया मेरे तो पापा सीएम नहीं है तो फिर मुझे टिकट नहीं मिलेगी। ये प्रॉब्लम आती है, ये पॉइंट है। सबको फेयर चांस नहीं मिलता है, जितना मर्जी कह लो। कहने की बात है कि हाँ वी ऑल हैव इक्वल चांसेस, बट मिलता ही नहीं है, पार्टी की टिकट ही नहीं मिलती। या फिर एक और पॉइंट भी है कि नॉट गुड रिकॉर्ड इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ये आरटीआई दे तो दिया है, बट ये गवर्नमेंट इतनी अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है। ये जो पिक्चर है ये यही शो करती है, देख रहे हो? ये जो दूरबीन जैसी बना रखी है, गवर्नमेंट तो आपके बारे में सब कुछ देख रही है, लेकिन हमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके बारे में? गवर्नमेंट के बारे में। सो रिमेंबर दैट। एक और है करप्शन। वो तो करप्शन तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है गवर्नमेंट में कितना करप्शन होता है, इवन किस तरह से इलेक्शंस जीते जाते हैं एंड ऑल दैट। तो अब इतने सारे अगर एग्जांपल्स आपके पास हैं तो मेरे ख्याल से इस पे 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाए तो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर वही एक ही पॉइंट लिखना है, जैसे 5 में से एक ही पॉइंट है ये, तो इसको ही कंप्रेस करके लिखो। इसमें नेगेटिव पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ, इसमें नेगेटिव भी शेयर कर सकते हो, एक पॉइंट डाल सकते हो, बट ऑलवेज सी द टाइम लिमिट, उसके हिसाब से लिखना। मतलब यू शुड हैव एम्पल ऑफ नॉलेज। तो उसको शॉर्ट तो फिर तुम खरीद सकते हो, फिर खाली पॉइंट लिख दो कि भाई नेगेटिव पॉइंट ये कि इसमें करप्शन होता है, सबको फेयर चांस नहीं मिलता, और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा शेयर नहीं होती है। बट पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि एटलीस्ट आपको एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार गवर्नमेंट मिल रही है, और साथ में लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट का मतलब होता है लॉफुल। भाई आप लीगली चूज कर रहे हो अपने लीडर्स को, ऐसे ही नहीं कि हवा में बातें हो रही है। गॉट इट? सो दीज आर द पॉइंट्स।